बच्चों नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज आप विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना, रुक जाना, आराम करना, विश्राम करना। तो जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है, रुकता है, आराम करता है तो उसे ठहराव, रुकना या विराम कहते हैं। अब लेखन पाठन में विराम चिन्हों की क्या ज़रूरत है? देखिए, जब लेखक अपनी बात को सही सलामत पाठक तक डिलीवर करना चाहता है तो विराम चिन्हों का उपयोग करता है। अगर वो विराम चिन्हों का उपयोग न करे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण के रूप में जैसे कि एक स्टेटमेंट है, लेखक ने लिखा कि रुको रुको मत जाओ। ये एक स्टेटमेंट लिखा लेखक ने। अगर वो अल्प विराम यहाँ पे लगा दे रुको के बाद, कह रहा है रुको, आपके रुकने के लिए कह रहा है, रुको मत जाओ, जाने के लिए मना कर रहा है कि आप मत जाइए, रुकिए। यही अगर वो कामा यहाँ पे लगा दे तो क्या हो जाएगा, रुको मत, तुम जाओ। पहले स्टेटमेंट वो रोक रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में वो जाने के लिए कह रहा है। तो इसलिए सही अर्थ को समझने के लिए सही विराम की सही जगह पे लगाना जरूरी होता है। अब एग्जाम में विराम चिन्ह को कैसे पूछा जाता है? पहली बात तो चिन्ह बना देगा कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, या कह देगा कि ये विराम चिन्ह का चिन्ह कैसा होता है, या स्टेटमेंट दे देगा कि इसमें विराम चिन्ह सही लगा है कि नहीं, या स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा इसमें कौन सा विराम चिन्ह उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार से 4-5 प्रकार से विराम चिन्हों के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको आता रहेगा तो सही करेंगे, नहीं आता रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और सही विराम चिन्हों को याद रखिए और उनको चिन्ह को उपयोग के साथ याद रखिएगा, किस चिन्ह का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब विराम का अर्थ होता है ठहराव, रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोबल को ध्यान में रखते हुए, पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। अब देखिए, कुल मिला के 20 विराम चिन्ह हुए, उनमें से एक तो उन्होंने कहा पूर्ण विराम जो है वो अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं है, बाकी शेष 19 जो बचे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी से लिया हुआ है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और उनको याद रखना जरूरी है। जैसे विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? 20 बताई गई है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद को त्रुट विराम कहते हैं। हंस पद का चिन्ह इस तरीके से होता है, हंस के पंजे के आकार में। हंस पद त्रुट विराम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कोई स्टेटमेंट है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगर इसमें लेखक ने कुछ भूल गया, लेखक को लिखना था कि पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अब वो नहीं कैसे लिखेगा? यहाँ पे हंस पद लगा करके यहाँ नहीं लिख देगा। तो अब पूरी बात क्या होगी? पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है। तो अब देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न अगला है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? याद रखिएगा, अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब कथन को ज्यों का त्यों डिलीवर करना हो, तब उसको उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी संक्षिप्त रूप को दिखाने के लिए कौन सा विराम चिन्ह उपयोग किया जाता है? तो लाघव चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर लिखना हो तो इस तरीके से लिख दिया जाए तो डॉक्टर आप मान लेंगे। प्रोफेसर लिखना हो तो इस प्रकार से लिख देंगे तो प्रोफेसर जान लेंगे। इसी प्रकार से अन्य कई शब्दों का संक्षिप्त रूप लाघव रूप में लिखा जाता है, लाघव चिन्ह के साथ लिखा जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? संकेत के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लोप निर्देश जिसमें डॉट 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 का उपयोग किया जाता है, का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे कि जब हमको कोई बात पूर्व से जानकारी हो या किसी बात की पुनरुक्ति हो तो वहाँ पे लोप निर्देश का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना हो तो हम डॉट डॉट करके यहाँ पे जान जाएंगे कि आप भाई वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना चाह रहा है, गिनती लिखना चाह रहा है। आगे देखिए, तो कुछ विराम चिन्हों के भेद दिया गया है। तो कामता प्रसाद ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं। उनमें पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम है, एक होता है अर्ध विराम, एक होता है उप विराम, एक होता है पूर्ण विराम। उप विराम को अपूर्ण विराम भी कहते हैं। अल्प हो गया, अर्ध हो गया और दूसरा हो गया उप विराम, तीसरा हो गया पूर्ण विराम। उप विराम को अपूर्ण विराम भी कहते हैं। ठीक,
तो ये चारों को याद रखिए, चारों के चिन्ह को भी याद करना पड़ेगा। तो अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में छोटे छोटे विराम के लिए किया जाता है ताकि वाक्य स्पष्ट रहे और प्रभावी हो। यह आमतौर पर एक जैसे शब्दों, वाक्यांशों या अनुच्छेदों को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने सेब, केला, आम और अंगूर खरीदे। तो यहाँ पे सेब, केला, आम के बीच में इन्होंने कामा लगाया, मतलब अल्प विराम लगाया। इसी तरीके से राम, श्याम, मोहन में भी अल्प अल्प विराम लगाया गया है। देखिए स्टेटमेंट को अलग करने के लिए, और वह थका हुआ था फिर भी काम करता रहा, तो यहाँ पे अल्प विराम का यूज किया गया है। बारिश हो रही थी, कामा, इसलिए हम घर में ही रहे, तो यहाँ पे भी अल्प विराम का प्रयोग किया गया। अर्ध विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम के यूज में अंतर होता है। जैसे अर्ध विराम का प्रयोग दो स्वतंत्र किंतु आपस में संबंधित वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पे दो स्वतंत्र हैं लेकिन एक दूसरे से संबंधित हैं, और इसमें अल्प विराम से थोड़ा लंबा विराम लिया जाता है, लेकिन पूर्ण विराम से छोटा विराम लिया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो पहला उदाहरण है, उसने बहुत मेहनत की, फिर इधर अर्ध विराम लगा, फिर भी वह परीक्षा में सफल है। एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं वो दोनों स्टेटमेंट, पहले वाला दूसरे पे, दूसरा वाला पहले पे डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे अर्ध विराम की जरूरत पड़ी। सूरज ढलने लगा, अर्ध विराम, पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटने लगे। मैं बाजार गया था, अर्ध विराम, लेकिन दुकानें बंद थीं। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, अर्ध विराम, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। तो इस प्रकार अर्ध विराम का प्रयोग आप लोग समझ चुके होंगे। नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आगे है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को लाठी के रूप में दर्शाया जाता है। वाक्य के अंत में लगाया जाता है इसे जब विचार या कथन पूरा हो जाता है। यह हिंदी का सबसे बड़ा विराम होता है। इसके बाद लंबा ठहराव लिया जाता है। पैराग्राफ चेंज करना हो तो भी इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में जब पूरी बात हो जाती है तब राम स्कूल गया, ये बात पूरी हो गई, डिलीवर हो गई पूरी बात, पूरी सूचना मिल गई, अब आगे कुछ नहीं बचा, तो पूर्ण विराम लग गया। राधा अच्छी चित्रकार है, पूरी बात हो गई। बच्चे खेल रहे हैं, पूरी बात हो गई है। सूर्य पूर्व की ओर उगता है, सूचना मिल गई पूरी। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, पूरी सूचना है। अब देखिए प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, क्या आप स्कूल जा रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? धन्नो। क्या आज बारिश होगी? क्या तुमने अपना होमवर्क किया? यह किताब किसकी है? इन सभी स्टेटमेंट के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगे हुए हैं सभी में। तो इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गए। आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य का चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग वहाँ किया जाता है जब कोई भावना या उत्तेजना, आश्चर्य, इन सब की बात हो। जैसे ओह, ये क्या हो गया। जब कोई आश्चर्य की बात हो या विस्मयादि की बात हो तो वहाँ पे ये चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक लाठी है, नीचे एक बिंदी भी है, ठीक है। कह रहा है आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी बात पर आश्चर्य करते हैं, उत्तेजना होती है या भावनाओं को व्यक्त करना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में, वाह, यह तो बहुत सुंदर है। अरे, तुम यहाँ कैसे आए? हर अल्प विराम पर रुकना भी होता है और बात को सही सलामत पहुंचाना होता है। जैसे कि इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है, आश्चर्य के साथ प्रश्न पूछ रहा है, तो लेखक जो लिख रहा है एग्जैक्ट वही पाठक समझ पाएगा। अगर यहाँ पे ये विस्मयादि बोधक या आश्चर्यजनक सूचक शब्द न लगा होता, चिन्ह न लगा होता, तो पाठक न समझ पाता। क्या कह रहा है कि क्या बात है, खुशी की बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। ये स्टेटमेंट के बाद पाठक समझेगा, अरे ये तो लेखक खुश था। ओह, मैंने अपना फ़ोन घर पे ही छोड़ दिया। वो दुखी हो गया, यार मैंने तो अपना फ़ोन घर पे ही छोड़ दिया, सच में यह तो अद्भुत है। इस प्रकार से आश्चर्यजनक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह जिसे डैश भी कहते हैं, इसे संयोगी चिन्ह भी कहते हैं या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। निर्देशक डैश के रूप में इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसका सिंबल है डैश, ठीक है। इसे हम बार बार निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह न कह करके डैश कहेंगे। तो डैश का उपयोग वाक्य में विचारों को जोड़ने या अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जोड़ने और अलग दोनों के लिए किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में, वह एक अच्छा लेखक है। दूसरा बात क्या हो गया, उसकी किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों बातें अगर आप अलग अलग डिलीवर करेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे। जैसे वह एक अच्छा लेखक है, पूरी बात हो गई। दूसरी बात कह रहा है उसकी किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं, पूरी बात हो गई।
अगर दोनों बातों को जोड़ना हो तो यहाँ पर डैश का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कभी कभी आप देखिए तो माता पिता लिखना होता है, माता पिता लिखना होता है, दिन रात लिखना होता है, पिता पुत्र लिखना होता है, भाई बहन लिखना होता है। तो इस प्रकार के चिन्हों को डैश का उपयोग किया जाता है। मुझे यह फिल्म बहुत पसंद आई, फिर डैश लगा, वास्तव में यह मेरी पसंदीदा है। दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों का अर्थ भी। कोष्ठक, देखिए कोष्ठक 3 प्रकार का होता है, ज़्यादातर इसमें ये गोल वाला कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब गोल वाले कोष्ठक या इन कोष्ठकों के अलग अलग उपयोग हैं और इनको सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सभी जगह इन इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। जैसे गोल कोष्ठक क्या है? गोल कोष्ठक का उपयोग अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण या आपको वाक्य में किसी विशेष भाग को अलग करने के लिए किया जाता है, या तो फिर किसी बात को समझाने के लिए कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई बात बता दी, वह कौन, तो वह के बाद में लग गया कि रामू श्यामू, वह रामू अच्छा लड़का, वह अच्छा लड़का है, आप न जान पाते इसलिए वह के बाद उसने ब्रैकेट में लगा दिया रामू। तो इस प्रकार से देखिए, राम, राम कौन, राम कौन, राम जो मेरा अच्छा दोस्त है, राम कल आएंगे, राम कल आएंगे, राम कौन है, राम मेरा अच्छा दोस्त है। यह पुस्तक, कौन सी पुस्तक, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है, कौन सी पुस्तक, जिसका नाम शिक्षा है, बहुत उपयोगी है। अब देखिए वर्गाकार कोष्ठक, वर्गाकार कोष्ठक इस प्रकार से लगाया जाता है। इसका उपयोग, वर्गाकार कोष्ठक का उपयोग विशेष रूप से संदर्भ, उद्धरण या किसी विशेष जानकारी को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि वह वह कौन, राम बहुत अच्छा खिलाड़ी है। या तो फिर जैसे कृपया निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दें, कौन से विषय, ये जो दिया गया है गणित, विज्ञान और हिंदी। आगे जैसे कहा गया है कर्ली कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट का उपयोग अक्सर गणित, प्रोग्रामिंग या सेट के तत्वों को दर्शाने में किया जाता है। जैसे कि गणित में लिखना हो उदाहरण के रूप में देखिए तो 1 2 3 4 5, तो ये एक संख्याओं का सेट है, या फिर ए बी सी, तो यहाँ पे 3 तत्व हैं उनका सेट है। अब देखिए अगला अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह का उपयोग किसी विशेष शब्द या वाक्यांशों को विशेष रूप से इंगित किया जाता है, किसी बात को इंगित करने के लिए। देखिए तो आगे उदाहरण के रूप में उसने कहा, फिर यहाँ पे चिन्ह लग गया, मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा। उसने कहा मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा, तो यहाँ पे अवतरण चिन्ह लग गया। फिर अवतरण चिन्ह के साथ कहा गया किसी का स्टेटमेंट है, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अब देखिए उप विराम, जैसे हमने बताया उप विराम को अपूर्ण विराम भी कहते हैं, इसका बिंदी के रूप में इसका चिन्ह होता है। इसे श्री गुरु ने विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात की है। उप विराम या अपूर्ण विराम का उपयोग वाक्य में किसी विशेष जानकारी, विवरण या सूची को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। देखिए जहाँ बात को आगे जानने की इच्छा बनी होती है वहाँ पे अपूर्ण विराम या उप विराम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मनोज, आज तेरी पोल खुल गई। अब मनोज चिंतित है कि साला कौन सी पोल हमारी खुल गई भाई, तो कह रहा तूने कल मंजन नहीं किया था ना। तो ये बात मनोज अब जानने के लिए उत्सुक है कि उसकी इच्छा हो रही है कि मैं ये कौन सी मेरी पोल खुल गई। तो यहाँ पे जब कोई बात जानने की इच्छा होती है तो आप उप विराम का उपयोग करते हैं। जैसे कि मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है। अब जो श्रोता कहेगा भाई कौन सी चीज़ें खरीदनी है तुमको बताओ तो जरा, फिर बताएगा वक्ता दूध, ब्रेड और अंडे। तो जानने की इच्छा है इसलिए यहाँ पे उपविराम का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से उसने कहा, अरे क्या कहा भाई, मैं कल आऊँगा। जैसे कि कहा गया इस पुस्तक में निम्नलिखित विषय शामिल, अरे कौन कौन से विषय शामिल है भाई, इतिहास, भूगोल और विज्ञान। हमें यह याद रखना चाहिए। कहेगा क्या याद रखना चाहिए बताओ तो भाई, तो बताएगा मेहनत का फल मीठा होता है। उसके पास कई शौक है, अरे शौक का नाम भी तो होगा कुछ, तो बताएगा हाँ हाँ है तो चित्रकला, संगीत और लेखन। तो ये उप विराम का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। विवरण चिन्ह नाम से पता चल रहा है किसी बात को विवरण देने के लिए, व्याख्या देने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो विवरण चिन्ह का उपयोग किसी विषय का विवरण देने के लिए, स्पष्टीकरण करने या किसी विशेष जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।
कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे इस पुस्तक के मुख्य विषय हैं। अब विषय कौन कौन से, उनका विवरण देना है, तो विवरण इस प्रकार दिया जाएगा: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, व्याकरण, यह तमाम चीज़ें। दूसरा कह रहा है हमें निम्नलिखित बातों पे ध्यान रखना चाहिए। अब विवरण क्या है कि कौन कौन सी बातें: समय का प्रबंधन, नियमित अध्ययन और स्वस्थ जीवन शैली। इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। उसने कहा, क्या कहा, तो जानना है, तो मैं कल आऊँगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, अब विवरण देना है, कौन कौन से उद्देश्य हैं: शिक्षा का प्रचार करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, समाज सेवा करना उद्देश्य है, पर्यावरण संरक्षण इसका उद्देश्य है। हमारे स्कूल में निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाएंगी। अब गतिविधियों का विवरण देना है, कौन कौन सी गतिविधियाँ: खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी। अब देखिए आगे है पुनरुक्त सूचक। पुनरुक्त सूचक का उपयोग किसी व्यक्ति के शब्दों को सीधे उद्धृत करने या संवाद करने के लिए किया जाता है। तो पुनरुक्त सूचक शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी व्यक्ति के शब्दों को सीधे सीधे बताने के लिए। किसी ने कोई बात कही तो उस बात को सीधे सीधे बताना है। जैसे कि उसने कहा, अब उसने जो कहा एग्जैक्ट वही बात बताना है। उसने क्या कहा? मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा। महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा था? एग्जैक्ट वही बात। आपको वह परिवर्तन बनना है जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था तुम नमक न खाओ, तो उन्होंने खुद ही नमक खाना बंद किया था। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं। उसने कहा सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। शिक्षक ने कहा कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। फिल्म का शीर्षक है जीवन एक संघर्ष है। तो जब ये बात बताई है कि जीवन एक संघर्ष है, तो ये फिल्म का शीर्षक एग्जैक्ट वही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के बारे में हमने पहले बताया कि जैसे डॉक्टर लिखना, डॉक्टर लिखना, प्रोफेसर लिखना, इस तरीके से शब्दों को लिखने के लिए आप यहाँ पे लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MSc, दोनों में यहाँ पे लाघव चिन्ह का उपयोग किया गया। अब लोप चिन्ह। लोप चिन्ह के बारे में हमने पहले बताया कि जब कोई बात पहले से जानकारी हो या फिर उसकी सूचना पूर्व में दी गई हो तो वहाँ पे आप लोप चिन्ह का उपयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे दिया गया रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए नूबरे मोती मानस चून। ये दोहा आपको याद है। तो उसने क्या किया, लेखक ने रहीमन पानी लिख के डैश 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 मानस चून लिख दिया। तो इस प्रकार से पूरी बात डिलीवर हो गई कम शब्दों में। पाद चिन्ह, इसे अंडरस्कोर भी कहते हैं, जैसे कि इसे अंग्रेजी में हैशटैग भी कहते हैं। तो जैसे कि आपको कोई बात कहनी हो, पुलिस भर्ती निकालो उदाहरण के रूप में, तो यहाँ पे जैसे हैशटैग लगाते नहीं हैं ट्विटर कैंपेन में, तो पुलिस भर्ती निकालो, इस प्रकार से वहाँ पर नीचे अंडरस्कोर लगा देते हैं। अब देखिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह जैसे ओम, किसी को बुलाना हो अरे फलाने, इस प्रकार से दीर्घ उच्चारण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसको बोलने में, इसके उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है। पाद बिंदु। पाद बिंदु क्या होता है? हिंदी व्याकरण में पाद बिंदु का उपयोग विशेष रूप से किसी शब्द के अंत में या किसी विशेष स्थान पर एक संकेत के रूप में किया जाता है। इसका चिन्ह ये नहीं होता है, प्लस नहीं होता है, भाग के रूप में होता है, थोड़ा ये लाइन बड़ी होती है। ठीक है। पाद बिंदु का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उद्देश्य कौन कौन से हैं? जैसे संकेत देना। संकेत देने के लिए या किसी विशेष जानकारी या संदर्भ को जोड़ने के लिए संकेत के रूप में कार्य करता है। या फिर विभाजन के रूप में भी इस पाद बिंदु का उपयोग किया जाता है। यह शब्दों या वाक्यों के बीच विभाजन को दर्शाने के लिए भी उपयोगी होता है। या फिर सूची में जोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जब आप किसी सूची में नए तत्व को जोड़ना चाहते हैं तो इस प्रकार का उपयोग करते हैं। हंस पद। हंस पद हमने बताया कि लोप मतलब त्रुटिबोधक चिन्ह भी इसे कहते हैं। जब कहीं गलती हो जाए तो उसको सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी में कैरेट भी कहते हैं। इसका हंस पद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इसका जो चिन्ह होता है वो हंस के पैर जैसा होता है। देखिए अगला होता है टीका सूचक। टीका सूचक का अर्थ होता है जैसे कोई स्टेटमेंट लिखा गया और यहाँ पे स्टार लगा दिया, शब्द के ऊपर स्टार लगा दिया गया, या 1 लिख दिया, या 2 लिख दिया, या 3 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया गया, तो
अब नीचे उस पेज के नीचे लिखा जाता है एक का अर्थ क्या होगा। जो जैसे एक एक यहाँ पे लिख दिया गया या स्टार लिख दिया, तो नीचे अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टार बना दिया गया, तो नीचे स्टार बना रहेगा, स्टार के बारे में लिखा गया कि स्टार क्या होता है। तो वही टीका सूचक, जैसे माथे पे टीका लगाते हैं, इस प्रकार किसी शब्द पे टीका लगा दिया जाता है, उसे टीका सूचक कहते हैं। स्टार लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं, गिनती लिख देते हैं, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, वो टीका सूचक के रूप में जाना जाता है। तुल्यता सूचक, किसी दो बातों की तुलना करने के लिए तुल्यता सूचक का प्रयोग किया जाता है। समाप्ति सूचक, जब बात को ख़त्म किया जाता है, जब पूरा जैसे कहीं चैप्टर ख़त्म होता है, आप देखे होंगे तो कुछ किताबों में इस प्रकार से बना होता है, या डैश 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 करके बात को ख़त्म किया जाता है, या किताबें जब ख़त्म होती है तो इस प्रकार से चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो समाप्ति सूचक, लास्ट में समाप्ति सूचक। तो इतनी सी बातें थी जो कि आप लोगों ने सीखा यहाँ पे, विराम चिन्हों पे 20 विराम चिन्ह इनका उपयोग देखा, उदाहरण के रूप में समझा। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जो बातें नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका आपके सवाल को जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।